बाद जब मैं लखनऊ आई 94 में, तो मेरी सास ने ये संस्था बनाई थी बज़्म ख़वातीन 1934 में। तो ये विरासत में मुझे मिल गई, विरासत में मिल गई। ग्रेजुएशन में थी तो मतलब मैं वहाँ इतनी मशहूर हो गई थी कि वहाँ के उस वक्त के डीएम ने मुझे विज्ञान भवन तकरीर करने भेजा था बहुत सीनियर्स के साथ। 68 की जंग जब चाइना से हुई तो मेरी सास पहली बार ज़नाना पार्क से पर्दे वाली महिलाओं का जुलूस लेके मोती महल लॉन तक गई थी जवाहरलाल जी से मिलने की। आज तक उसमें 3 तलाक का जो आपने रोका है, कम से कम 300 से 400 कुछ तलाक। नहीं, मैं 2003 में इस पे काम करना शुरू किया था, तलाक पे। 2003 में मेरे पास बहुत केसेस आने लगे थे, क्योंकि आपको पता है इस वक्त लाखों मेंबर्स हैं। और आप जो कह रही उत्तर प्रदेश नहीं, हम बज़्म ख़वातीन को इंटरनेशनली 6 कंट्रीज़ अब तक रिसर्च कर चुके हैं हमारे ऊपर। मेरी मुसीबतें शुरू हो गई थी, ठीक है, पर्सनली। आपने का नाम नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता था कि यही हैं जिनकी वजह से ये हुआ। बिल्कुल। अरे उसी रात में जिस दिन मैंने लेटर भेजा, भाई मेरा वो पेपर में आ गया, तो उसी दिन रात से पर्सनल लॉ बोर्ड ने साइन का जो मुहिम एक चलाई थी, उस साइन की मुहिम चला दी थी पूरे इंडिया में कि हमें 3 तलाक नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हारे, जीत तो हमारी हुई ना इंटीग्रेशन कि भारत जब ही तक है जब तक हम सब मिलके हैं साथ में। तो बज़्म ख़वातीन को मैंने उसी नहज पे रखा जो 1934 में जब गांधी जी ने कहा था बनाने के लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां औरतें इकट्ठी होकर स्वतंत्रता संग्राम में आएँ। मेरी 21 साल में हुई, 87 में मेरी शादी हो गई थी। तो पर्दा था हमारे घर, मतलब ज़नाना मर्दाना घर था, तो बहुत ज़्यादा पर्दा था। 2 साल की उम्र में मैं पर्दे वाले ठेले में बैठ के स्कूल अपने जाती थी। उम्र उस वक्त 10-11 साल होगी और मैंने ये सोचा कि मतलब मैं कुछ करूं इन औरतों के लिए। तो बनाया और पूरे अपने एरिया में घूम के सब गरीब बच्चों को लाई, उन्हें पढ़ने का शौक़ दिलाया। और मतलब यहाँ तक होता था कि मैं स्कूल लगा के, ये वाला जो बच्चों का स्कूल है, मैं अपने स्कूल चली जाती थी। वो अमाउंट भी मैं अपने स्कूल में जो गरीब बच्चे थे उनके लिए यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी मदर ने कभी नहीं पूछा कि कितनी फ़ीस है, क्या है। और हंगामा टाइम्स का खास शो सफरनामा हंगामे के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सीरीज को देखने के लिए आप अपना दिल थाम लीजिए। इसके अंदर तीन पहलुओं पर भी हम पूछते हैं सवाल और किस तरह से क्या खास शख्सियतें उसको देते हैं मजेदार जवाब। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी शख्सियत की प्रेरक कहानी जिन्होंने अपने सपने को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्हें साकार भी कर दिखाया। आज हमारे साथ है बज़्म ख़वातीन की अध्यक्षा, जिनका जीवन संघर्ष, सेवा, सफलता का अनोखा संगम है। आइए जानते हैं इनके सफर को लेकर एक खास सफरनामा हंगामा के साथ में खास पेशकश आपके समक्ष। अगर आपने भी किया है कुछ अनोखा कार्य तो हमें लिख दीजिए, हमें बताएं और हम आपके साथ में बैठ के करेंगे चर्चा। और देखिए इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए डालते गुप्ता की सब एडिटर की एक खास पेशकश हंगामा सफरनामे के साथ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। सफ़रनामा हमारा जो एक स्पेशल शो है और जिसमें हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका सफ़र ऐसा रहता है कि हम उन पर बात कर सकें और कुछ ना कुछ ऐसा वो करके जाते हैं कि जहां वो अपना नाम के साथ साथ दुआएं कमाते हैं। आज हमारे साथ शहनाज मैम है, बज़्म ख़वातीन नाम की संस्था है और ये जर्नी इतनी लंबी है, आप सोच सकते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार से लेकर महिलाओं के सम्मान तक, बाल विकास से लेकर आप बोलूँ मैं कि जहाँ जहाँ जुल्म है महिलाओं पर उसकी आवाज़ बन के उभरना है। आज अपने नाम से, अपने दम पर लखनऊ में तो नहीं, मुझे लगता पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम कमा लिया है। महिलाओं की बात करें तो हिंदू मुस्लिम हर एक संस्था में हर महिला पदाधिकारी है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर एक काम में आपको आगे देखने को मिलती है। आज सफ़रनामा शुरू करते हैं शहनाज मैम से। शहनाज मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। अगर सफ़र की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी परवरिश, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस ज़िले में मैम? मेरा ताल्लुक़ मुरादाबाद से है
और मुरादाबाद बड़ी ही वैसी इम्पॉर्टेंट जगह है। हमारी जो भारत का जो इकनॉमी है उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पीतल का कारोबार होता है। तो मेरा वहाँ पैदाइश हुई 1967 में, 15 अगस्त 1967 में। और इत्तेफाक की बात है कि 4-5 साल बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरी मदर सिंगल मदर थी। मैं 2 बहनें हैं सिर्फ। और मेरी मदर जो थी वो गांधी आश्रम में पली बड़ी थी, गांधी जी ने उनको पढ़ाया। और मेरे नाना जो थे वो मुरादाबाद के पहले कमिश्नर थे, और जिनको मुस्लिम लीग ने कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पे जीते थे वहाँ। और 2-3 दिन बाद तो अम्मी उस वक्त मेरी 5 साल की थी। तो फिर जब मैंने आँख खोली तो मैंने अपने घर में अपनी नानी को देखा और अपनी अम्मी को देखा, और उन्हीं के संरक्षण में मैं पली बड़ी। बहुत ज़्यादा पर्दा था हमारे घर, मतलब जनाना मर्दाना घर था, तो बहुत ज़्यादा पर्दा था। 2 साल की उम्र में मैं एक पर्दे वाले ठेले में बैठ के स्कूल अपने जाती थी, और ये सब हो रहा था। और मैं औरतों को देख रही थी कि औरतों को रोशनी नहीं मिल रही है। मतलब मेरा घर बहुत खुले दिमाग का था। आप समझ सकती कि मेरी अम्मी वर्धा गांधी आश्रम में पढ़ी, वहीं रही। लेकिन आमतौर से मुझे मुरादाबाद का जो मैंने लड़कियों को देखा, तो घरों से बाहर निकलने का कोई रिवाज नहीं था, सब जहनी तौर पे बंद थे। तो मेरी उम्र उस वक्त 10-11 साल होगी, और मैंने ये सोचा कि मतलब मैं कुछ करूं इन औरतों के लिए। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे एक स्कूल बनाना है। तो 1973 में साल की थी मैम जब आपने सोचा? मैं 10-11 साल की थी, ठीक है। और मैंने अपनी अम्मी को कहा मुझे घर दे दीजिए, क्योंकि वो लोग ज़मींदार थे बैकग्राउंड, तो उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। तो मैंने उनसे कहा कि घर मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शायद खेल खेल में बच्चे जैसे करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कर दिया इंतज़ाम। लेकिन लिटरली मैंने स्कूल बनाया और पूरे अपने एरिया में घूम के सब गरीब बच्चों को लाई, उन्हें पढ़ने का शौक़ दिलाया। और मतलब यहाँ तक होता था कि मैं स्कूल लगा के, ये वाला जो बच्चों का स्कूल है, मैं अपने स्कूल चली जाती थी। 9th में थी मैं उस वक्त, अपने स्कूल चली जाती थी, और फिर आके फिर मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी 12 से 4 बजे तक। तो आपकी माता जी की क्या रहता था कि नहीं और अपने पे ध्यान दो, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे? नहीं, वो मेरा जो माहौल था ना वो चैरिटी वाला शुरू से था। मेरी नानी भी बहुत चैरिटी करती थी। मतलब इवन के उनके हालत तो ये थी कि घर में जो खाना बनता था, तो जब तक वो पूरे मोहल्ले में नहीं चला जाता था, समझ रही हो, रोटी नहीं, सालन हर मोहल्ले के हर घर में जाता था, उसके बाद वो हम लोगों पर परोसती थी खाना। तो ये सब मैंने अपने बचपन से देखा था। मेरी मदर भी ऐसी थी कि दूसरों के लिए ज़्यादा जीती थी, तो ये मेरे खून में था। तो जब मैंने अपनी अम्मी से कहा था, तो अम्मी ने उसको बहुत लाइटली लिया था कि ठीक है। लेकिन मेरे पीछे एक राज था। मैं ये देख रही थी, जब मैं होश संभाल रही थी, कि जब भी मैं किसी नए क्लास में जाती थी, मेरी नानी एक घर बेच देती थी, और उसके पैसों से फिर वो पूरा साल चलाती थी। समझ रही हो, ये चीज़ मुझे लिए बहुत शॉकिंग थी कि मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ। तो जब स्कूल का आइडिया मेरे अंदर आया और मुझे सब चीज़ें मिल गई, तो मैं 2-3 तो बच्चों के जो वो थे निकाले सेशन। उसके बाद मैंने फिर बच्चों से कहा कि 5 रुपये फ़ीस लूँगी मैं, और ऐसे करके स्कूल में फ़ीस आने लगी। 500 बच्चे थे, और तुम समझ सकती हो कि जो बच्चा खुद हाई स्कूल में हो उसके लिए उस वक्त वो बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। और वो अमाउंट भी मैं अपने स्कूल में जो गरीब बच्चे थे उनके लिए यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी मदर ने कभी नहीं पूछा कि कितनी फ़ीस है, क्या है। और मतलब वो चीज़ थी जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, कि फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद हो गया कि लड़कियों में एजुकेशन, और ठीक है। तो फिर इस हद तक हुआ कि मैं जब ग्रेजुएशन में थी, तो मतलब मैं वहाँ इतनी मशहूर हो गई थी कि वहाँ के उस वक्त के डीएम ने मुझे विज्ञान भवन तकरीर करने भेजा था, बहुत सीनियर्स के साथ। और उस वक्त कोई आईएएस थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेज़ी में बोलो, तो मैं कहा नहीं, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो उन्होंने ख़ुद ट्रांसलेट किया मेरी तकरीर, और अगले दिन मुझे वो पेपर विज्ञान भवन में पढ़वाया। मतलब मेरा पहला अचीवमेंट वो था। और उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो कोविड में पढ़ना था, और मुरादाबाद में कोई लड़की उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में लड़कों के साथ नहीं गई, वो भी हिंदू कॉलेज में। तो मैं पहली लड़की थी वहाँ केजी के कॉलेज में, जो 5000 स्टूडेंट में अकेली मुस्लिम लड़की थी। और मैंने वहाँ से फिर मास्टर्स के पॉलिटिकल साइंस में, और मकसद मेरा था कि मैं आईएएस बनूंगी, और मैं अपनी अम्मी को लड़के की तरह बन के दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं मेन पहुँच भी गई, समझ रही हो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जो मेरे ससुर थे डॉक्टर हयातुल्लाह अंसारी साहब, वो शादी किस उम्र में हो गई थी मैम?
मेरे 21 साल में हुई, 87 में मेरी शादी हो गई थी। तो वो रिश्ता लेके बस हमारे घर आए, समझिए, और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मेरी शादी हो गई। तो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कंप्लीट करूं या नहीं करूं। और जैसे ही बस मैं उनके घर गई, उन्होंने कहा कि हमारे घर की औरतें तो काम करती नहीं हैं, तो भूल जाओ क्योंकि मैं फरंगी महल की बहू हूँ, ठीक है। तो बस वो चीज़ वहाँ बंद हो गई, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जब मैं लखनऊ आई 94 में, तो मेरी सास ने ये संस्था बनाई थी बज़्म ख़वातीन 1934 में। तो ये विरासत में मुझे मिल गई, विरासत में मिल गई, ठीक है। तो जब विरासत में मिली, लेकिन ये बोर्ड था पूरा, तो हमारे यहाँ बाकायदा इलेक्शन होते हैं। तो मेरे आने के बाद इलेक्शन हुआ, लेकिन औरतों ने मुझे ही सिलेक्ट किया और तब से मैं प्रेसिडेंट हूँ इसकी। तो यहाँ भी मैंने अपना वही जो एजुकेशन मेरा मोटो था, और यहाँ पर आके फिर मुझे एक और चीज़ का सामना करना पड़ा था, सांप्रदायिकता का। तो मुझे ये था कि नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 मकसद अपनी अब ज़िंदगी के रखे, एक तो लड़कियों की तालीम और दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन। कि भारत जब ही तक है जब तक हम सब मिलके हैं साथ में। तो बज़्म ख़वातीन को मैंने उसी नहज पे रखा जो 1934 में जब गांधी जी ने कहा था बनाने के लिए, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ औरतें इकट्ठी होकर स्वतंत्रता संग्राम में आएँ। तो मतलब तुम्हें खुशी होगी इस बात की कि लखनऊ की औरतें उससे पहले कभी सड़कों पे नहीं आई थी। तो सन 62 की जंग जब चाइना से हुई, तो मेरी सास पहली बार ज़नाना पार्क से पर्दे वाली महिलाओं का जुलूस लेके मोती महल लॉन तक गई थी जवाहरलाल जी से मिलने के लिए। तो वो चीज़ मैंने फिर रवायत क़ायम रखी कि ये जो चीज़ें हैं, वो जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा कल्चर है, वो तो एक ही है, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो हम प्रियोरिटी में मेरी राष्ट्रीयता है, तो एकीकरण मेरा अपना वो रखा, और आज तक उसमें 3 तलाक का जो आपने रोका है, कम से कम 300 से 400 कुछ तलाक आपने रोकी? नहीं, मैं 2003 में इस पे काम करना शुरू किया था, तलाक पे। 2003 में मेरे पास बहुत केसेस आने लगे थे, क्योंकि आपको पता है इस वक्त लाखों मेंबर्स हैं। और आप जो कह रही उत्तर प्रदेश नहीं, हम बज़्म ख़वातीन को इंटरनेशनली 6 कंट्रीज़ अब तक रिसर्च कर चुके हैं हमारे ऊपर ठीक है। तो अब ये इंटरनेशनल है। तो जब मेरे पास केस आ रहे थे तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ मतलब फरंगी महल से है, तो हमारे अंदर इल्म तो है ही। तो मैंने जो मुस्लिम मतलब मौलाना थे, जो बड़े बड़े लोग हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन सब से कांटेक्ट करके कोशिश की कि इसको रोक दीजिए, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये गलत इंटरप्रेट हो रहा है और इससे औरतें बहुत सफ़र कर रही हैं। किसी ने सुनवाई नहीं की। जैसे आपको पता है कि ये जो है पितृसत्तात्मक समाज है और इसमें जो है औरतों की सुनवाई बहुत कम है, ठीक है। तो किसी ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैं इतनी दिल बर्दाश्त हो गई कि मैंने खुद ही काउंसलिंग शुरू कर दी। तो 2009 तक हज़ारों औरतें मेरे पास ये 3 तलाक के केस आ चुके थे। तो जब 2009 में पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा हुआ, तो मैंने फिर वहाँ जाके पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने अपनी बात रखी कि इसको रोकिए। तो फिर उन्होंने टाल दिया, सुना ही नहीं इस टॉपिक को कि लड़कियाँ इतना सफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो 2015 तक आते आते मैं भर चुकी थी, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा मैं केस हैंडल कर चुकी थी जिनको मैं तलाक नहीं होने दी है ना। ये बहुत बड़ा, ये मैं सिर्फ लखनऊ की बात बता रही हूँ आपको, या चारों तरफ जैसे मोहान है, बाराबंकी, जहाँ जहाँ से लड़कियाँ आती थी। तो बहुत बड़ा ये आंकड़ा था मेरे पास। तो बस एक दिन मुझे, ये बात है 15 अक्टूबर और 2015 की, मैं ज़नाना पार्क में जहाँ पाई थी ना, वहीं थी, और वहाँ सब औरतें थी मौजूद, और ये तलाकशुदा उस वक्त 10-11 औरतें थी। तो मैंने उनसे कहा कि एक एप्लीकेशन लिखी मोदी जी के नाम, और उसी वक्त डीएम साहब को वहाँ बुलाया ज़नाना पार्क, और वो लेटर पीएमओ को भिजवाया मैंने, ठीक है। असली जो तलाक का हुआ है ना, वो वहाँ से हुआ है। नाम किसी में ने भी कैश कराया उसको, लेकिन फैक्ट ये था बज़्म ख़वातीन ने सबसे पहले ये मुद्दा पीएमओ को भेजा। और इत्तेफाक की बात है कि अगले दिन मोदी जी गोंडा में थे, और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम इसके ऊपर कानून बनाएं। महिलाएं बहुत खुश थी। शायद पुरुष थोड़े से दुखी रहे होंगे, लेकिन महिलाएं नहीं, उसका मुझे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि जो लखनऊ के जितने भी बड़े लोग थे, मुस्लिम क्लैरिक्स और लॉयर्स और वो है, और अब समझ रही हैं जितने पॉलिटिकल वो लोग थे, उस लॉबी ने मेरे ऊपर 120, 420 और बहुत बड़ी बड़ी धाराओं के मुकदमे
फर्जी लगवा दिए और मैं वो आज तक जूझ रही हूँ। मतलब उसका इनाम मुझे ये मिला है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। ठीक है, मैंने अपना मकसद बनाया था कि मैं औरतों के लिए काम करूँगी, मैं उससे कर रही हूँ। तलाक बंद होना मैम कहीं ना कहीं आपकी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। समाज की जीत है। इस फैसले से खुश? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सब औरतें बहुत ज़्यादा खुश। हमने तो जश्न मनाया था बाकायदा, क्योंकि ठीक है, लेकिन उसी रात से, जिस दिन से ये कानून बना था ना, उस दिन से मेरी मुसीबतें शुरू हो गई थी। ठीक है, पर्सनली आपने का नाम लिया, लेकिन उन लोगों को पता था कि यही है जिनकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसी रात में जिस दिन मैंने लेटर भेजा, भाई मेरा वो पेपर में आ गया, तो उसी दिन रात से पर्सनल लॉ बोर्ड ने साइन का जो मुहिम एक चलाई थी, वो साइन की मुहिम चला दी थी पूरे इंडिया में कि हमें तीन तलाक नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हारे, जीत तो हमारी हुई ना। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद भी मैम बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं। आप महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत आपने काम किया है, उनके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ भी आपने बहुत आवाज़ उठाई है, और कहीं ना कहीं आपको अपने ही समाज से पंगा लेना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ अपने शब्दों में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट फाइट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपका काम है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी मामले आपके आए होंगे जो आप ही के समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हो जाते हैं कभी कभी कुछ मामलों को लेकर? अब मैं क्या बताऊँ आपको, ज़नाना पार्क को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई मेरी वो भी है, आप समझ रही हैं। और फिर दूसरे ये सब मुद्दे, और तीसरे मैं जहाँ पर इस वक्त बैठी हुई आपको मिली हूँ ना, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि औरतों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करे। तो जितनी बातें मैंने अपने लिए सुनी है, अगर मेरी कोई जगह कोई दूसरी लड़की हो जाती है तो उसको हार्ट फेल हो जाता, लेकिन मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे थी और मैं एक हक़ की लड़ाई लड़ रही हूँ। ठीक है, ये मेरी कोई नहीं है, इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कि मेरी हमदर्दी का एक वो है कि एक लड़की, इनकी जगह कोई हिंदू होगी मैं तब भी उसके लिए भी करती। एक केस था, कानपुर की एक लड़की थी नेहा श्रीवास्तव, उसके बाप उसको बेच रहे थे, वो मेरे उसमें आई। ठीक है, मैंने उसको बाकायदा और सही जगह उसको करवाया, उसको पढ़ाया। ठीक है, बाद में उसकी अच्छी जगह शादी हुई। तो मुझे खुशी होती है कि जब मैं लड़कियों को आगे बढ़ाने के, अब कोविड था, जैसे कोविड में मैंने सैकड़ों लड़कियों को उनके पैरों पे खड़ा किया है कि आपको किसी का आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में छोटी सी शॉप बनाइए, ग्रोसरी शॉप बनाइए, इसी को बढ़ाइए। ठीक है, तो कभी मिलवाऊंगी ऐसी लड़कियों से भी। मैम आगे का क्या, संस्था को कहाँ तक लेके जाना, क्या सपना है इन आँखों का सबसे बड़ा सपना तो यह है कि ज़नाना पार्क जो है ना वो इस्टेब्लिश हो जाए। मेरा सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो हो जाए। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों के लिए सरकार जो है वो खुद बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, क्योंकि अभी जो है, अभी लड़कियाँ सिक्योरिटी नहीं है। जो सच बात है ना, कि अगर आप अभी अकेले निकलना चाहें आप नहीं निकल सकती हैं। हालांकि मैं बता दूं, मैं कन्याकुमारी से लेकर केरला तक खुद गाड़ी चला के सफ़र कर चुकी हूँ, देखने के लिए कि इंडिया अभी सेफ़ है या नहीं। समझ रहे हो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, और मुझे खुशी है कि अभी भारत उस बुराई तक नहीं पहुँचा जो बाहर के लोग पहुँचे हैं। ठीक है, हम अभी भी सेफ़ हैं। और लेकिन यह है कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो समाज में इस वक्त चीज़ें आ रही हैं, क्राइम बढ़ा है। मैंने 20 साल पहले लिखा था एक आर्टिकल, उसमें कहा था कि आइंदा 20 सालों में क्राइम बढ़ेगा, और उसका रीज़न ये होगा बेरोज़गारी और वक्त पे शादी ना होना। और ये सच बात है, ये क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को जो है, जो ज़रूरतें हैं उनकी वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो वो जब नहीं हो रही है ना, तो उनको बच्ची भी है वो भी औरत नज़र आती है, बूढ़ी है तो वो भी औरत नज़र आती है, रिश्तेदार है तो वो भी औरत नज़र आती है, उनको वो रिश्ते नज़र नहीं आते हैं। तो मेरा यही है सरकार से कि वो इस बारे में संजीदा हों, महिला सुरक्षा पे और महिला हिंसा पे, और इसके ऊपर हकीकत बातें ज़मीनी स्तर पे काम हुए। मैं कई बार टेस्ट करके देखती हूँ ना, 112 कहते हैं गवर्नमेंट, 112 नंबर है, ये नंबर है, कोई काम नहीं करता है। तो ये सफ़रनामा शहनाज मैम का था। ये कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन से ही अपनी एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने बच्चों के आसपास के बच्चों की एजुकेशन को पे ध्यान दिया। शादी के बाद परिवार संभाला, परिवार के बाद ये संस्था संभाली जो उनके सास के द्वारा स्थापना की गई थी, और आज कहीं ना कहीं उनके हाथों में इसकी बागडोर है। और इसको आगे ले जाना, महिला हो या बच्चे हो, उनके विकास को लेकर, काम को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मिशन है ये, और इसको पूरा करने के लिए हमेशा वो तत्पर खड़ी रहती हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ। मैं एकता आपसे लेना चाहती हूँ। नमस्कार।